नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पे। एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 की हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 8, ठीक है, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। दोस्तों, इसके पहले के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो चलिए शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। अब दोस्तों, महापाषाणकार कब्रों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले अध्याय में बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। इनके बारे में हम अध्याय 4 में क्या है पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल में कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ा। ये हमने अध्याय 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब चीज़ें, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर लोहे के औजार मिले थे जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं, ठीक है। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाई देंगे। खाली स्थानों में सही वाक्य यहाँ पर आपको भरने हैं, या आपको देख सकते हैं, आप भर सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है गांव में कौन रहते थे। आप देखते हैं गांव में किस तरह के लोग रहते थे, कौन रहते थे। जैसे आज का सिस्टम वैसे था या कुछ उसमें चेंजेस थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कैडिशियर और अधिमई कहलाते थे, ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में जो है वो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद जो है अनुवांशिक होता था, ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था उसी को शामिल किया जाता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का जो काम है वो इन्हीं को सौंपा करते थे। यानी कि उत्तरी हिस्से की अगर बात करते हैं तो वहाँ का जो ग्राम भोजक होता था वो गांव का पूरा मालिक होता था, और उसमें सबसे बड़ा जो भूस्वामी गांव का होता था उसी को वो पद प्राप्त होता था। और राजा जो होते थे अपना कर वसूलने के लिए प्राय उसी को जिम्मेदारी दिया करते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। अब मतलब कुछ ऐसे भी होते थे जिनके पास छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, जो कि स्वतंत्र कृषक होते थे, किसी का अधीन नहीं थे, खुद के खेतों में खेती किया करते थे, ठीक है। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ऐसा आज भी यहाँ पर कुछ देखने को ऐसा सिस्टम मिलता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, कुछ ऐसे बहुत गरीब हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवनोपार्जन करते हैं, ठीक है। तो वैसे सिस्टम कुछ पहले भी हुआ करते थे। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। प्राचीन तमिल रचनाएँ की बात कर लेते हैं। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें कौन सा साहित्य कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है संगम साहित्य। इसकी जो रचना करीब है 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, ठीक है। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा, विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व, इसके बारे में देखते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं में इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो दोस्तों, जातक कहानियाँ जो है ये बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध संकलन से ली गई हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं ने जो है इन कहानियों का संकलन किया था, और उसी में से एक कहानी यहाँ पर आपको जो दिखाई जा रही है मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। एक निर्धन की चतुराई, चलिए देख लेते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए
तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास रखे खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे और हो गए। अब इस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। खुश होकर जब उसने पानी पिलाया तो खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की 1000 घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आप लोग देख सकते हैं कि एक गरीब जो है वो किस तरह से यहाँ पर अमीर बनता है, किस तरह से वो चतुराई से चीज़ों को करता है। तो ये एक जातक कहानियों से लिया गया प्रसंग है जो आपको मैंने यहाँ पर पढ़कर सुनाया। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों के छतों का वर्णन करें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी की सारी जो है दिखाई गई हैं। यहाँ पर सांची के स्तूप की जो है ये चित्र दिख रहा होगा आपका, ठीक है। आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटी से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कुछ वलय कूप भी मिले हैं, ठीक है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम। इसकी कहानी देख लेते हैं। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र में आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों की यहाँ जहाज़ ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े यहाँ पर शामिल थे। नाविक जिन जिन यहाँ पर पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा, ठीक है। अब उनके द्वारा दिए गए वर्णन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक था, यहाँ पर आहत सिक्कों के बारे में कुछ जानते कि आहत सिक्के इन्हों क्यों बोलते थे। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए वो सिक्के आपको दिखाए गए हैं। तो इनमें क्या किया जाता है, इन पर छपाई की जाती थी, मतलब इनको ठप्पे के द्वारा इन्हें छापा जाता था, ठीक है। इसीलिए इनको आहत सिक्का का नाम दिया गया था। प्रश्न 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस समय के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आहत सिक्के इन्हें क्यों कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विनिमय के अन्य साधन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ें। खेलों के सफ़ेद धान गाड़ियाँ पर लादे, जा रहे हैं नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। और ये जो कविता है ये आपका संगम साहित्य से ली गई। इससे आप यहाँ पर विनिमय के जो साधन हैं उनको देख सकते हैं, उसमें कुछ जो है बताया गया है। अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, ठीक है, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापारों के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम में पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। मतलब एक रास्ता इसमें क्या था, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने का था, और दूसरा यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने का रास्ता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मनुष्य मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस तरह के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब हमारे शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ या धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। आप लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों में उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी परत काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो इस तरह के कुछ बर्तन वहाँ पर प्रयोग होते थे। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, भेड़ों की खाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विविधताओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम हुआ करते थे उस समय, आप लोग देख सकते हैं इससे। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु। मानचित्र 7 में आप लोग देखेंगे पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ें। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ के पकड़ने के लिए हल्के हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन
तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन या रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा नेत्र के बारे में देखते हैं। रोम को ढूंढें। यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थीं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, ठीक है, एक्वाडक्ट के जरिए शहरों के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों यहाँ पर आज का अध्याय, और इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी। तो इसी मिलते हैं इसी चीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।